आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों ने मुश्तरका तौर पर मार्से में भारतीय कौंसलखाने का किया इफ्तिताह। इस मौके पर दोनों लीडरों ने वहां मौजूद भारतीय बिरादरी का किया खैर मकदम। फ्रांस के सहेली शहर मार्से में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ाक सिमेट्री में पहली जंग अज़ीम में मारे गए भारतीय फौजियों को पेश किया खराज अक़ीदत। इस मौके पर फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों भी रहे मौजूद। फ्रांस के कामयाब दौरे के बाद आज शाम अमरीका के लिए रवाना होंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तिजारत, महसूलात, इमिग्रेशन और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर सदर ट्रंप के साथ अहम बातचीत का इम्कान। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कई ममालिक के वज़राए दिफा के साथ की दो तरफा मीटिंग। जिम्बाब्वे, यमन, इथोपिया, ज़ाम्बिया, केवान के वज़राए दिफा ने की मीटिंग में शिरकत। रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा वो दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम रोहिंग्या महाजरीन के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करें। कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 10 दिन का दिया वक्त। और आइए अब सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म के फ्रांस के दौरे से मुतालिक खबरों की। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों ने जनूबी फ्रांस में वाक़े मार्से में भारतीय कौंसलखाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्से में मज़ाक वार सिमेट्री में पहली जंग अज़ीम में शहीद हुए 205 भारतीय फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रों भी उनके हमराह थे। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। ये जंगी यादगार आलमी जंग के खात्मे के बाद 1925 में तामीर की गई थी। वज़ीर आज़म ने अपना पैगाम विजिटर बुक में लिखा।
और भारत और फ्रांस की दोस्ती की एक नई मिसाल वज़ीर आज़म मोदी के दौरे फ्रांस के दौरान देखने को मिली। वज़ीर आज़म मोदी ने एलिसी पैलेस में सदर मैक्रों की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया शाही में शिरकत की। मैक्रों ने वज़ीर आज़म मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। ये खुशगवार माहौल और दोस्ती की गर्मजोशी अगले दिन AI एक्शन समिट में भी जारी रही, जहां भारत और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर छोटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जो इक़्तिसादी ताउन के लिए उनके मुश्तरका विजन की अक्कासी करता है। फ्रांस का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद भारत अमेरिका शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत, महसूलात, इमिग्रेशन और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर अहम बातचीत होने का भी इम्कान है। तो ये थी वज़ीर आज़म के फ्रांस के दौरे से मुताल्लिक़ खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में जारी है। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने जिम्बाब्वे के हम मनसब ओपाचामजेट मंगोत्री काशरी के साथ 2 तरफा बातचीत की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक मफाहमतनामे पर भी दस्तखत हुए। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए एक इदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम करेगा। इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में अपने यमनी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन मोहम्मद हुसैन के साथ 2 फरीकी मीटिंग की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शोबे में बढ़ते हुए ताल्लुकात पर जोर दिया। इसके साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान मैरी टाइम सिक्योरिटी ताउन को एक कदम आगे बढ़ाने का भी फैसला किया गया। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इथियोपिया की वज़ीर दिफा इंजीनियर आयशा मोहम्मद मूसा के साथ भी 2 फरीकी मीटिंग की। राजनाथ सिंह ने मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया। इस मौके पर भारत और इथियोपिया के दरमियान एक मफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए। मज़ीद बराह दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने की तय अपने अज़्म का इयादा किया और दिफाई शोबे में करीबी और फ़ाल ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गैबॉन के वज़ीर दिफा ओनकानावो के साथ 2 फरीकी मीटिंग की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा 2 तरफा दिफाई ताउन का जायजा लिया और तरबियत और सलाहियत साजी के शोबे में नई राहें तलाश करने पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2025 में कहा कि छठी नस्ल के हवाई जहाज़ की आलमी सतह पर कोई तारीफ नहीं है। बुनियादी तौर पर छठी नस्ल का हवाई जहाज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पायलट और बगैर पायलट दोनों तरह की टीमिंग अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से ममालिक ये तैयारियाँ बना रहे हैं, लेकिन वो सब अभी कुछ फासले पर हैं। My understanding of a 6th generation aircraft is that there is no proper globally accepted definition of what a 6th generation aircraft is. Basically, a 6th generation aircraft, in my understanding, is a platform which can perform manned and unmanned teaming. That means it's kind of an aerial command post which can take control of 2 or 3 similar kind of assets. A large number of countries are pursuing a 6th generation program, and that's my personal belief that all of them are some distance away. और दिल्ली में मुक़ीम रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के बच्चों को स्कूल, अस्पतालों और दीगर सरकारी इमारात में दाखिले का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि वो दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो अपनी रिहायशी पता, मकान नंबर, इसकी हैसियत और रिहायशी सर्टिफिकेट के बारे में भी मालूमात फराहम करे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मालूमात फराहम करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नामी तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से वकील कालन
गोंजाल्विस ने कहा है कि इन रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के पास UNHCR का कार्ड है। इससे कबल एक और मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया था कि रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के साथ तालीम के हवाले से कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम भी ये मानते हैं कि जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये मालूमात इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम जान सकें कि ऐसे रोहिंग्या मुहाजिरीन कहाँ रह रहे हैं और किस हाल में रह रहे हैं। जब हमारे पास ये मालूमात होंगी तो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है और उनको ये ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का मौसर तरीका क्या हो सकता है। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे महाकुंभ मेले की। आज महाकुंभ का 31वां दिन है। माघ पूर्णिमा के पुरमसरत मौके पर ब्रह्मा मुहूर्त से ही अकीदतमंद अपनी रिवायत, अकीदत और इत्तेकाद में अटल यकीन के साथ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा महाकुंभ में अकीदतमंद पूरी अकीदत के साथ स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना जारी रखे हुए हैं। मुल्क भर से अकीदतमंद गंगा, जमुना और गैर मरई सरस्वती के संगम में मुक़द्दस डुबकी लगाने के लिए अकीदत के समुद्र में डूब गए हैं। इस मौके पर स्नान, दान और पूजन की ख़ुसूसी अहमियत है, जिसे अकीदतमंद रसूमात के मुताबिक अदा कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आज 3 से 4 करोड़ अकीदतमंद संगम में स्नान कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख अकीदतमंद स्नान कर चुके हैं। मंत्रों, भजनों और जय घोष से पूरा माहौल सराबोर हो गया है। अकीदतमंद संत और महात्माओं के प्रवचन और ध्यान कैंपों में भी हिस्सा लेकर रूहानी तवानाई का एहसास कर रहे हैं। इस मौके पर संगम के किनारे खुसूसी गंगा आरती का भी एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों दीपों की रोशनी से एक शानदार नज़ारा देखने को मिला। भारत के अक़ीदे, सनातन की हम आहंगी और इंसानियत के जश्न की जिंदा अलामत महाकुंभ के आगाज़ से लेकर अब तक 46 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंदों ने स्नान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मेले के इलाके का करीब से मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे CCTV की निगरानी की। योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि मेले के इलाके और प्रयागराज शहर में किसी स्नान करने वाले अक़ीदतमंद कल्पवासी या आम शहरी को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। हुजूम के बंदोबस्त के लिए ख़ुसूसी हिकमत अमली बनाई गई है। और माघ पूर्णिमा की पुरमसरत मौके पर प्रयागराज के मुक़द्दस संगम किनारे पर अक़ीदतमंदों की बेपनाह आस्था देखी जा रही है। इंतज़ामिया सिक्योरिटी और बेहतर इंतज़ामात को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संगम में स्नान के साथ साथ अक़ीदतमंद मुख्तलिफ मजहबी रस्मात में भी हिस्सा ले रहे हैं। माघ पूर्णिमा का ये त्यौहार सनातन सकाफ़त और अक़ीदत की जिंदा अलामत है, जहाँ आस्था और अक़ीदत का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। देखिए त्रिवेणी के संगम नाग से DD न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर सुरेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर संगम घाट पर जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। लोग देश विदेश प्रत्येक कोने से यहाँ आ रहे हैं इस अमृत पान को करने के लिए, चलकर आते हैं माँ त्रिवेणी की गोद में। ऐसा नजारा यहाँ संगम घाट पर देखने को मिल रहा है। और अब मैं आपको ये सारा चित्रण दिखाने के बाद मुझे न जाने क्यों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस तरीके से गंगा का वर्णन किया है वो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उज्ज्वल जलधार हार ही रकसी सोहती, बिछ बिछ चहरती बूंद मध्य मुक्ता मनि पोहती। आप देखिए उज्ज्वल की ये जो जलधारा है ऐसी दिखाई दे रही है जैसे हीरे का हार हो, मानो बीच बीच में गंगा की लहरों से निकलने वाली एक एक बूंद एक मुक्ता मणि की तरह नजर आ रही है। ये अद्भुत नजारा और जिस तरीके का तैयारियां की गई है सरकार की तरफ से कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। उसके साथ ही जल पुलिस भी यहाँ पर है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। जरा भी कोई उन्हें आशंका लगेगी कि किसी श्रद्धालु को तकलीफ है तो तुरंत वो उनकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। सारे जितने भी रास्ते हैं वहां पर गाड़ियां बंद कर दी गई हैं कि कहीं से भी कोई भी गाड़ी ना आए, क्योंकि जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज का ये जो स्नान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज के लिए प्रयागराज से। तो ये थी उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले से मुतालिक खबरें।
रुख करेंगे दीगर खबरों का। दिल्ली पुलिस ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती नजर आ रही है। पुलिस को अमानतुल्लाह की तलाश है, लेकिन एमएलए मिल नहीं रहे हैं। अमानतुल्लाह खान पर एक मुजरिम को फरार होने में मदद करने और दिल्ली पुलिस को धमकी देने का इल्ज़ाम है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के मफरूर होने के इल्ज़ामात के दरमियान बीजेपी लीडर वीरेंद्र सचदेवा ने अमानतुल्लाह को मुजरिमाना रुझान का फ़र्द बताया। मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आपराधिक चरित्र के आदमी हैं, पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने कहा कि आपदा पार्टी आज कानून तोड़ने, धोखाधड़ी और बदजुबानी करने वालों की पनाहगाह बन गई है। केजरीवाल साहब, दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती कि अपराधी आपदा के विधायक कहां हैं, किसने उन्हें छुपाया है, किसने शरण दे रखी है। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। और दिल्ली के नए वजीर आला को लेकर बीजेपी में गौर व ख्वास जारी है। शालीमार बाग से नौमुंतखब एमएलए रेखा गुप्ता ने अपनी जीत का सेहरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया है। डीडी न्यूज़ के सीनियर नामा निगार अमरेंद्र गुप्ता के साथ खुसूसी बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा कि मोदी जी की क़यादत में दिल्ली ने तरक्की में यकीन जाहिर करते हुए भारी अक्सरियत दी है। रेखा गुप्ता के मुताबिक मोदी जी ने हमेशा ख़वातीन को तरक्की का मौका दिया है और वो इस सनत में काम करती रहेंगी। एक नए विजन के साथ विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का मौका, कितना बड़ा पल आपके लिए? बहुत बड़ा। 10 साल की तपस्या जो मेरी है, पार्टी की तो 27 साल की है, वो पूरी हुई है। दिल्ली का वनवास मैं कह सकती हूँ कि ख़त्म हुआ है, क्योंकि जो पूरा डेवलपमेंट देश में चल रहा है, दिल्ली भी उसकी अधिकारी है। तो दिल्ली की जनता भी चाहती है कि देश की ताल में ताल मिलाकर देश की राजधानी चले, और वो समय आ गया है जब दिल्ली भी मोदी जी के साथ चलेगी। दिल्ली में भी विकास होंगे, दिल्ली का डेवलपमेंट एक नए अध्याय के साथ लिखा जाएगा। दिल्ली से आपदा की सरकार न सिर्फ हटी, बल्कि दिग्गज नेता झाड़ू की तिनकों की तरह अलग हो गए। क्या दिल्ली का मूड बदल गया? काट की हांडी तो एक ही बार चढ़ती है, इनकी तो 2-2, 3-3 बार चढ़ गई। तो अब तो फूटनी थी वो हांडी, और वो फूट गई है, वो बिखर गई है, तिनके तिनके बिखरी के हवा में गई। परंतु जनता इनकी सच्चाई समझ सकी। जिस विश्वास के साथ जनता ने एक तरफा समर्थन इन्हें दिया था, वो धूल हो गया। और वो एक एक करके जिस तरीके से चरमराया कि वो मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री जो ठेके खुलवाने पे विश्वास रखे, एक के साथ एक दारू फ्री करे, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हर क्षण उन्होंने परखा और हर मुद्दे पे उन्होंने फेल पाया। महिला सम्मान योजना की पहली किस्त मार्च में मिलने वाली है, बड़ा पल है, बहुत बड़ा पल है दिल्ली की बहनों के लिए। और हमेशा मोदी जी ने बहनों का बहुत साथ निभाया है। उनकी छोटी से छोटी समस्या जो अंधेरे में पड़ी थी, उसको सामने ला करके उसका समाधान किया। और मोदी जी का यही अपनापन, मोदी जी की यही केयर टेकिंग देश की महिलाओं को लुभाती है, और वो समझती हैं कि एक भाई के रूप में हमेशा मोदी जी उनके साथ खड़े। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन कैग की रिपोर्ट आएगी और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। यानी कि लगता है जरूरी है, ये नियम है भाई, सरकार को पेश करनी होती है कैग की रिपोर्ट। और केजरीवाल जी ने अपने पूरे कार्यकाल में इसे पेश नहीं किया, तो 100% ये जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का सवाल है। एक एक रुपए का हिसाब सरकारों को देना होगा, और वो जरूर पेश की जाएगी। रेखा जी, अगर कैग की रिपोर्ट में कुछ होता है तो जेल जाएंगे केजरीवाल? जो नियम होते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। एक नए विजन के साथ दिल्ली के विकास के लिए वो लगातार काम करेंगी, और प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि तक के मूल मंत्र पर दिल्ली को आगे बढ़ाने में वो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। कैमरामैन राज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के ग्रेटर कला से नौमुंतखब रुकन असेंबली शिखर राय ने डीडी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी तरजीह वज़ीर आला या वज़ीर बनना नहीं, बल्कि अपने इलाके की तरक्की पर तवज्जो देना है। उन्होंने जोर दिया कि उनका बुनियादी मकसद आवाम से किए गए वादों को वक्त पर पूरा करना है।
नवनिर्वाचित विधायक शिखा राय जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जीत की बधाई। आपने आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को पटखनी दी है, एक बड़े विजन के साथ अब आप अपने क्षेत्र में लगेंगी। किस तरह से 5 वो बड़े एजेंडे जो आप काम करने वाले हैं? एजेंडे वही हैं जी जो दिल्ली सरकार या एमएलए के दायरे में आते हैं। सीवेज, पानी, सड़क, इंक्रोचमेंट, फ्लडिंग जो सब होती है, ये सब इश्यूज हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। अब बात है मुख्यमंत्री को लेकर, तो ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, तो क्या मैं मानूं? जो भी निर्णय होगा आपके सामने विद ड्यू कोर्स आएगा। पार्टी हमारी सक्षम है, नेता हमारे सक्षम है, विधायक हमारे सक्षम है, जो निर्णय होगा अच्छा होगा। शिखा जी, एक चीज और, जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट को लगातार लेकर मांग चल रही थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको टेबल नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की, तो आपको लगता है कि कैबिनेट की पहली बैठक के बाद ये तय हो जाएगा? देखिए, कैबिनेट के भी जो एजेंडा, जो इश्यूज हैं, तय होंगे जब आएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद सीएजी की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, तो उस ओर भी काम किया जाएगा और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम होगा। कैमरामैन राज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। श्री रामलला विराजमान के चीफ पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज का इंतकाल हो गया है। वो पिछले कुछ दिन से बीमार थे और लखनऊ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल थे। अस्पताल जराये के मुताबिक श्री दास जी को एक ही दिन में कई बार ब्रेन अटैक हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर मुनासिब इलाज के इंतजाम किए गए। उसके बाद उन्हें डॉक्टर की निगरानी में आईसीयू में दाखिल कराया गया। पिछले कई दिनों से उनकी हालत मुस्तहकम थी, लेकिन आज माघ पूर्णिमा के मुक़द्दस दिन वो अब्दी सफ़र पर निकल गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि के चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के इंतकाल पर गम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, राम जन्मभूमि मंदिर के चीफ पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी के इंतकाल से बहुत दुख हुआ। मजहबी रसूमात और शास्त्रों के जानकार महंत जी की पूरी ज़िंदगी भगवान श्री राम की खिदमत के लिए वक्फ रही। मुल्क की रूहानी और समाजी ज़िंदगी में उनकी गरा कद्र खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि गम की इस घड़ी में उनके अहल खाना और पैरोकारों को ताकत दे। चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास जी के इंतकाल संत बिरादरी और अक़ीदतमंदों के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। आचार्य जी, जो भगवान राम के अक़ीदतमंदों में अक़ीदत और आस्था की अलामत थे, ने हमेशा ही अपनी ज़िंदगी भगवान की खिदमत और अक़ीदतमंदों की रहनुमाई के लिए वक्फ़ की। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया। भगवान श्री राम नेक रूह को अपने कदमों में जगह दें और गमज़दा ख़ानदान और पैरोकारों को ताकत फराहम करें। ओम शांति। आचार्य सत्येंद्र दास जी के इंतकाल पर शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गम का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, भगवान राम के अजीम अक़ीदतमंद श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के चीफ पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक और रूहानी दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। आजिज़ाना खिराज अक़ीदत हम भगवान श्री राम से दुआ करते हैं कि वह आजहानी की रूह को अपने कदमों में जगह अता फरमाएं और उनके गम ज़दा शागिर्दों और पैरोकारों को इस अजीम नुकसान को बर्दाश्त करने की ताकत दें। ओम शांति। नाज़रीन, आज संत रविदास का यौम पैदाइश है। संत गुरु रविदास भारत के एक अजीम संत, शायर, समाजी इस्लाहकार और ईश्वर के पैरोकार थे। संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्हें मज़हब, फ़िरक़े और नज़री की हदूद में क़ैद नहीं किया जा सकता। आज संत गुरु रविदास का 648वां यौम पैदाइश है। संत गुरु रविदास 1377 में माघ के पूरे चांद के दिन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। इस मौके पर आज मुल्क भर में कई तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। संत रविदास को संत शिरोमणि संत गुरु का लक़्ब दिया गया है। उनकी तारीफ़ करदा 40 बंद को सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। रविदास एक अजीम संत और शायर थे जिनका भक्ति तहरीक में अहम हिस्सा था। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।